दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल आईएएस विद हरिमोहन। मैं सीता सिंह आज आपके साथ वाई डू बी फॉल इल चैप्टर का एक नया सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ और वो सेक्शन है इन्फेक्शियस डिजीज़। इस सेक्शन में हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो कौन सी बीमारियाँ होती हैं? संक्रमित बीमारियाँ। इसका मतलब संक्रमण से होने वाली बीमारियाँ। अच्छा, संक्रमण किसे कहते हैं, असंक्रमण किसे कहते हैं? हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि एक से दूसरे को फैलने के आधार पर बीमारियों को दो पार्ट में बांटा गया था, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और जो बीमारियां सिर्फ हम तक सीमित रहती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं सिर्फ आपके साथ जिन बीमारियों को डिस्कस करने जा रही हूँ या जिन बीमारियों के बारे में बताने जा रही हूँ वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो जो आज की क्लास के टॉपिक में हम बात करेंगे यहाँ पर वो ये है कि इन्फेक्शियस बीमारियाँ कैसे होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ एक से दूसरे तक कैसे पहुँचती हैं और ये बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। इसे हम अपनी आने वाली हर एक वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया है इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम में सबसे पहला पार्ट अगर हम लें तो ये कहते हैं कि देखिए इस पार्ट को हमने लिया, नंबर 1 दिया, यहाँ पर एक बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है, राइट, और बच्चे को बड़ा मना के खाना खिलाया जा रहा है, जैसा कि अक्सर मम्मियाँ अपने घर में बच्चों से कहती हैं। मम्मियाँ कहती हैं बच्चे कहते हैं ये खाना है ये नहीं खाना, ठीक है, तो हम उसका हमेशा सब्स्टिट्यूट कहते हैं कोई बात नहीं, आपको खाना नहीं खाना है तो आप सैंडविच खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे शरीर की भूख को तो शांत कर देती हैं, लेकिन या कह सकते हैं कि हमारा पेट भर तो जाता है, बट जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की ग्रो करने के लिए, जो हमारी मिनरल रिक्वायरमेंट होती है जिससे शरीर को संपूर्ण पोषण मिलता है, वो तो पूरी नहीं हो पाती, और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में धीरे धीरे होने लग जाती हैं। इन बीमारियों को बोलते हैं हम डिफिशियंसी डिजीज़, अल्पता की बीमारियां या अल्पता से होने वाली बीमारियां। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अपना खाना खाते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें कौन कौन से पोषक तत्व शामिल कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर दिखाया नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर किस तरह की बीमारियाँ होती हैं। देखिए आज अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में आप खूब सुनते हैं कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स वाली ये चीज़ें आ रही हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं, फर्टिलाइज़र्स मिले हुए हैं। तो क्या आपने देखा कि खाने की चीज़ों में फर्टिलाइज़र मिला दिए ऊपर से या फिर पेस्टिसाइड्स मिला दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब इन फसलों को ग्रो कराया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, या फिर अपनी क्रॉप्स को पेस्ट माने अनवांटेड जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए, ताकि इंसेक्ट्स हमारी फसल का नुकसान ना करें। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था टिड्डियों ने हमारी फसलों का बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये टिड्डी क्या है? टिड्डी फसल के लिए एक तरह की पेस्ट होती है जो फसलों को ऊपर से नुकसान पहुंचाती है। और अगर हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो प्लांट के अंदर डीपली जा कर के उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे इंसेक्ट से चाहे पेस्ट से अपनी फसल को बचाने के लिए हम मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं या फिर खुद फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो जब फसल तैयार होती है तो उसके पास ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का पूरा जमाव होता है, और जब हम उसी तरह का खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। चलिए यहाँ पर देखा है केसेस ऑफ इलनेस सच एज मलेरिया एंड दैट इज
सिस्टोसोमियासिस। अब ये जो वर्ड हमारे सामने आया है, ठीक है, मलेरिया कैसे होता है? देखो सीधी सी बात है दोस्तों, मच्छर हैं, मच्छर काटते हैं, ठीक है। अब मच्छरों ने काटा, ये गया मच्छर हम तक, राइट। जब मच्छर हमें काटेगा तो मच्छर के पास जो पैथोजन होता है, जो इन्फेक्शन करने वाला प्रोटोजोन होता है, वो ब्लड में हम तक पहुंच जाता है। सेम ऐसे ही ये जो हमने डायग्राम बनाया है, किसका है? ये स्नेल का डायग्राम है, जिसे हम क्या कहते हैं? घोंघा कहते हैं हिंदी में। दोस्तों घोंघा अलग चीज़ है और घेंघा अलग चीज़ है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो इसको स्नेल कहते हैं, बट हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर हमने बोला कि हमने इसको घेंघा लिख दिया तो ये गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, जो थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? ये पर्टिकुलर एक बीमारी को स्नेल ट्रांसमिट कर रहा है हम तक, ठीक है। तो इस तरह की बीमारियां क्या कहलाती हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज कहलाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चैप्टर में और बता रहे हैं आपको किस किस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। तो दोस्तों जस्ट इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके साथ हेल्थ को लेकर के ये वाली पीपीटी शेयर करी थी और कंप्लीट बताया था कि पूरे चैप्टर में जितना भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस सब की समरी है। आज उस पीपीटी में से जो सेक्शन मैंने आपके सामने रखा है, वो स्पेशली कौन सा सेक्शन रखा है? इन्फेक्शियस डिजीज़ का। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि डिजीज़ को दो पोर्शन में बांट दिया, कौन कौन सी? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ किस किस तरीके से हम तक पहुंचती हैं? या तो पैथोजेंस के थ्रू हम तक पहुंचती हैं, या फिर सीधी सी बात है किसी और मेथड के थ्रू हम तक ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। और वो और मेथड क्या हो सकता है? जैसे एयर है, वाटर है, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। गॉट इट? चलिए जी तीसरा पार्ट हमने बोला यहाँ पर वेक्टर के थ्रू भी हम तक पहुँचती हैं। वेक्टर कौन कौन है? मॉस्किटो है जो मलेरिया डेंगू करता है, ठीक है। डॉग कैट है जो रेबीज़ करते हैं। हाउस फ्लाई है जो कॉलेरा करती है, कॉलेरा जिसे हम हैजा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो फ्लाइज है, जिसको हमने सीसी फ्लाई बोला था, ये स्लीपिंग सिकनेस करती है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी तरफ हमने इनका लिखा है कि सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो हमने कहा भाई, पहले भी हमने आपके साथ बताई थी ये बात कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। बीमार पड़ के नुकसान करने से अच्छा है कि क्यों ना हो कि हम क्या करें, पहले से ही बीमारी से अपना बचाव रखें। कैसे कैसे रख सकते हैं? एक तो कॉमन तरीका हो सकता है, जैसे आज की डेट में हम लोग अपने आप को कैसे बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बचेंगे नहीं बचेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए क्या करते हैं? मास्क पहन के रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों को टच करना अवॉइड करते हैं। अगर टच करनी भी पड़ती हैं तो हम आते ही घर में हाथ धो लेते हैं, ठीक है। या फिर अपने साथ हमेशा सैनिटाइज़र रखते हैं ताकि हम उसको रास्ते में कहीं पर भी यूज़ कर सकें। तो ये तो थे कोरोना के लिए स्पेसिफिक तरीके जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल, जब हमें बीमारियों से बचना है, क्योंकि सिर्फ कोरोना ही बीमारी नहीं है, कोरोना से पहले भी बीमारियां हैं, कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो देखिए, नॉर्मल तरीके तो क्या है? अपने आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन दोनों तरीके की होनी चाहिए, पर्सनल भी और पब्लिक भी। पर्सनल हाइजीनिसिटी से मतलब है कि हम एक दूसरे की यूज़ करी हुई चीज़ों को ना यूज़ करें। अगर हम एक के ग्लास से पानी पीते हैं तो ध्यान रखिए ग्लास धुला हुआ होना चाहिए। पब्लिक हाइजीनिक से क्या मतलब होता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पब्लिक प्लेसेस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कूड़ा करकट ना फेंकें, नालियाँ खुली ना हो। तो अगर हमारे आसपास में इस तरीके का माहौल होगा, इस तरीके का वातावरण होगा, तो वहाँ पर मक्खी मच्छर खुलेआम पनपेंगे और वो मक्खी मच्छर फिर पनपने के बाद सिर्फ उसी एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, फिर चाहे वो अच्छा एरिया हो चाहे फिर वो बेकार एरिया हो, हर जगह ये मक्खी मच्छर पहुँच जाते हैं। स्पेसिफिक वेज में क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे एक तरीके की जिसे हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने टर्म दिया है इम्यूनाइजेशन और
वैक्सीनेशन। तो देखिए इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन एक ही चीज़ है। इंग्लिश में आपने इसको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बोला है, और अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं, टीकाकरण। टीकाकरण के दौरान हम क्या करते हैं, पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, लेकिन ये पैथोजन जनरल पैथोजन नहीं होता, नॉर्मल पैथोजन नहीं होता, ये लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया हुआ पैथोजन होता है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि बॉडी में जाकर के इन्फेक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन बॉडी की इम्यून सेल्स एक्टिव होकर के उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बना देंगी। तो जिस दिन भी एक्चुअल में इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एनकाउंटर करेगा, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आएगा, उससे पहले आपकी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बने हुए तैयार होंगे और आप अपने आप को इस तरीके से बीमारी से बचा पाएंगे। दूसरी बात है दोस्तों, जब एक बार बीमारी हो जाती है तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए, राइट। तो दूसरे में हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का क्या प्रिंसिपल होता है, तो देखिए सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कि क्या परेशानी है। हम जो परेशानी बताते हैं उससे डॉक्टर बीमारी नहीं, बीमारी के लक्षण सुनता है। या हम डॉक्टर को बीमारी के बारे में नहीं बताते, बीमारी के बारे में तो डॉक्टर को फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से पता चलेगा, लेकिन हम डॉक्टर को जिन चीज़ों के बारे में बताते हैं वो हमारी बीमारी के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अगर मुझे बहुत तेज़ बुखार आया है तो सबसे पहला काम है डॉक्टर का बुखार को कम करना। वो ऐसी दवाई देगा ताकि टेम्परेचर डाउन हो। मुझे बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है तो पहले मेरे दर्द को शांत करेगा, लेकिन जो एक्चुअल बीमारी का कॉज है वो तो एक दिन में शांत नहीं हो सकता, और साथ ही साथ में फिर क्या है, एक्चुअल कॉज को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चलाएगा, राइट। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे लक्षण थे क्या क्या। मैंने कहा इन्फेक्शियस बीमारियों के बारे में हम पता कैसे चलता है, या किसी बीमारी के बारे में हमें कैसे पता चलता है। वो जो इंडिकेशन हमारी बॉडी बताती है, इंडिकेशन जो हमारी बॉडी देती है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, लक्षण या सिम्टम्स नाम दिया जाता है। तो दोस्तों ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आपको बुखार आता है तो ये बुखार बीमारी नहीं है, ये बॉडी की अपनी प्रॉब्लम बताने की एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, कि बॉडी ये बताना चाह रही है कि उसके अंदर किस तरीके की तकलीफ या परेशानी हो रही है। कितनी तेज बुखार उसको आया है, कितनी तेज बुखार उसको आया है, इस बात से ये डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पैथोजन उसकी बॉडी में एनकाउंटर कर चुका है। ये लक्षण कैसे हो सकते हैं, ये लक्षण बुखार है, ठीक है, फीवर, बुखार, देन चिल्स, बहुत तेज कपकपाहट हो रही है, ठंड के साथ बुखार लग रहा है। गर्मियों के मौसम में भी आपको ठंड के साथ बुखार लग रहा है, बहुत तेज ठंड लग रही है, अचानक आप बैठे हुए थे ठीक ठाक लेकिन ठंड लगनी शुरू हो गई, तो ये लक्षण है, ठीक है। कंजेशन, हम बैठे हैं, अचानक से हमारी नाक में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, इरिटेशन सी हो रही है, दैट इज कॉल्ड कंजेशन। फेटिग, चक्कर आके गिर रहे हैं, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मसल एक, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से पूरे हाथों पैरों की मसल्स में बहुत पेन होने लगा, दर्द होने लगा, हेडेक हो रहा है, ठीक है। ब्लडी डायरिया, डायरिया के केस में क्या होता है कि जब हम स्टूल फीसेस पास आउट करते हैं तो स्टूल बहुत वाटरी तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ में उसमें म्यूकस और ब्लड भी डिस्चार्ज होता है, और फीसेस की जो फ्रीक्वेंसी है, मल त्यागने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, देखिए वोमिटिंग को हिंदी में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब हम जानते हैं कि वोमिटिंग का मतलब क्या होता है। कई बार हम हिंदी को भी इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन यहाँ पर मैं बता रही हूँ, शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है और वो पानी अकेला तो नहीं निकला, अगर हमें लूज मोशन या वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो फिल्टर करके पानी हमारी बॉडी से नहीं जाता, वहाँ पानी के साथ साथ बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स भी बॉडी से चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो फ्लूइड की कमी है, जिसमें न केवल पानी बल्कि मिनरल सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी से निकल गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, कारण क्या थे यहाँ पर, पहले मैंने आपको एक जर्नल पीपीटी की हेल्प से समझा दिया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के एजेंट हैं, एजेंट्स के थ्रू जो बीमारियां हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे टॉप पर
सबसे नालायक वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। इसका कभी कोई अच्छा रोल तो है ही नहीं। कुछ एक बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने कहा भैया दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बुरे काम भी करते हैं, लेकिन इस वायरस का तो नाम ही पॉइजनस लिक्विड होता है भाई। ये तो वेनम है, राइट? वेनम से ही बना है वायरस। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। अगर ये बॉडी से बाहर है तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये क्या करता है, आक्रमण करता है एक किस पर, हेल्दी सेल पर, तुरंत उसके अंदर जाकर के बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लग जाता है। और ये कितना खतरनाक होता है दोस्तों, आज की डेट में या आज की तारीख में हमसे आपसे ज़्यादा कौन अच्छे से समझ सकता है। हम सब का सारा काम बंद होकर के हम सब अपने घरों में बंद हो चुके हैं। जिंदगी जीने का तरीका सारा बदल गया, और इस सारी दिनचर्या को बदलने वाला कौन है? एक वायरस है। सेकंड क्लास में हमने रखा बैक्टीरिया, जो कि बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां करता है। अब हमारी आने वाली क्लासेस का टॉपिक ही यही रहेगा कि एक क्लास में हम वायरस से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे, देन फिर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे, फंजाई से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे, ठीक है, पैरासाइट जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है, जिसमें हम जेनेटिक डिजीज़ को भी पढ़ेंगे। तो हमने कहा भाई बैक्टीरिया तो हमने बात कर ली है। अभी फंजाई, ये भी क्या करते हैं, बहुत तरह की बीमारियां करते हैं। पैरासाइट तो हमने उस पूरी कैटेगरी को रख दिया, चाहे फिर वो वॉर्म्स हों, चाहे फिर वो प्रोटोजोआ हों, जो भी क्या करते हैं, परजीवी की तरह हमारे शरीर में आते हैं, रहते हैं और हमारे शरीर को खोखला करके ख़त्म कर देते हैं। आइए दोस्तों एक ओवरव्यू दूं आपको कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, कौन कौन सी वायरस से होती हैं। तो देखिए, कॉमन बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं मैं वो बताऊं, आप जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, ठीक है, इसके अलावा गोनोरिया है, देन फीवर है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, ठीक है, और बुबोनिक प्लेग है। यहाँ जो मैंने नाम अभी आपके सामने बोल के बताए हैं, ये बिल्कुल वो नाम बोले हैं जो क्या हैं, रोज़ हम अपने एग्जामिनेशंस में फेस करते हैं, ठीक है। वायरस से होने वाली बीमारियां देखिए, एड्स है जिसको HIV ने करा, इन्फ्लुएंजा है, हर्पीज वायरस है, हेपेटाइटिस है, कॉमन कोल्ड है, पोलियोमाइलिटिस जो पोलियो करता है, मेजल, मम्स एंड रुबेला वायरस है, ठीक है। फंजाई पे पहुँचे तो फंजाई क्या करता है, दैट इज़ कैंडिडियासिस, ठीक है, एथलीट फुट, इसको टीनिया पेडिस भी बोलते हैं, चॉक इच, टीनिया क्यूरिस बोलते हैं, नेल फंगस, अक्सर आपने देखा है नेल्स पे वाइट वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। रिंग वॉर्म डिजीज़ बड़ी कॉमन है ये। देन उसके बाद में हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये आपके सामने एक नई बीमारी आई है। अब इन सारी बीमारियों को हम एक एक क्या होती हैं, कौन कौन करता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, इनसे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, तो वो हमें अब जो डिस्कस करना है वो कहाँ करना है, मेरी नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए जी, बात करेंगे अब हम प्रोटोजोआ से कॉमन बीमारियां का। यहाँ लिखा हुआ मैं हर एक नाम आपके सामने नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ कॉमन नेम्स जो रोज़ हम बात कर रहे हैं या अक्सर हमें देखने को मिलती हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ से अमीबियासिस हमने देखा है, मलेरिया हमने देखा है, राइट। देन निमोनिया, यहाँ पे क्या है, न्यूमोसिस्टोसिस। तो दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, निमोनिया होता था बैक्टीरिया से और ये न्यूमोसिस्टोसिस जो होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। हेलमिंथ से होने वाली बीमारियाँ जिनमें हम बात करेंगे, जो वॉर्म से होने वाली बीमारियाँ हैं, हुकवॉर्म है। देन उसके बाद में लिम्फेटिक फिलेरिएसिस, बड़ी कॉमन सी बीमारी है जिसे हम एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जानते हैं, एस्केरिएसिस, राइट। ये बीमारियाँ क्या होती हैं, वॉर्म से होने वाली बीमारियाँ। दोस्तों अब चलते हैं हम इसकी आज की क्लास के लास्ट सेक्शन की तरफ, और जिसमें हम बात करेंगे कि ये बीमारियाँ हम तक जिस तरीके से पहुँची हैं, उन सारे तरीकों को हमने ब्रॉडली 2 पार्ट में बांट दिया।
तो दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं आपको अलग अलग तरीक़ों से एक ही बात बताने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है कि ये बीमारी कौन सी है, ये बीमारी इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है, जिसके चलते हम सही आंसर को क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एक क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, और उस क्वेश्चन को पूछने के लिए हम कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स के हम गो थ्रू होकर के जाएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को हम जानेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्वेश्चंस के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो हमने सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन को दो बड़े पार्ट्स में बांट दिया, राइट। हमने दो कैटेगरी कर दी, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में अगर मैं बात करती हूँ तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक पार्ट आया, और दूसरा है ड्रॉपलेट का स्प्रेड। फिर मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट क्या हो सकता है? एयरबॉर्न है, व्हीकल बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न है। और ये वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? मैकेनिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। चलिए जी, अब ये मैकेनिकल कैसे हैं, बायोलॉजिकल कैसे हैं? मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि जो यांत्रिक तरीके से, ठीक है, जब हम फिजिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं इस मैकेनिकल को, तो यांत्रिक करते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा, आपको समझ आएगा कि मैकेनिकल वर्ड में कैसे समझाना चाह रही हूँ। देखिए, आप सब ने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे एनर्जी रिलेटेड, ऊर्जा रिलेटेड। ठीक है, हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो हाथ बाइसाइकिल चलाना है, पैरों से बाइसाइकिल चलाना है, वो कौन सी ऊर्जा का उदाहरण होता है? मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, पंखा जो चलता है वो कौन सी ऊर्जा होता है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो देखिए, जब हम किसी टूल को यूज़ करके, किसी औजार को यूज़ करके उसके थ्रू कोई काम करते हैं तो वहाँ पर वर्ड आता है मैकेनिकल। अब आप बोलोगे मैडम बीमारी भी टूल्स के थ्रू होती है क्या? अरे भाई, टूल्स का मतलब हमारे चम्मच, कटोरी, ग्लास, ये सब तो हैं। ये जो इंजेक्शन डॉक्टर हमें लगाते हैं वो सब भी तो टूल्स ही हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके से, अभी तक तो हम सिर्फ क्या समझते थे, मक्खी मच्छर को ही वेक्टर समझते थे, लेकिन ये भी तो वेक्टर हैं। इनके थ्रू भी तो बीमारियां एक क्या है, बीमार इंसान से एक हेल्दी इंसान तक पहुंच रही हैं। तो देखिए, एक हमने यहाँ पर बात करी दोस्तों, मैंने आपको दिखाया ये सोर्स है, राइट। मुझे कोई बीमारी है और मैंने छींका या खांसा किसी भी तरीके से, चाहे तो ओरल या नेज़ल सिक्रीशन के थ्रू, ये जो ड्रॉपलेट्स थी ये कहाँ पहुँच गई? ये ड्रॉपलेट्स कहाँ पहुँच गई हैं? एयर में पहुँची। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एयर में पहुँचने के बाद फिर फर्दर कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो सकती हैं। ये हमारे खाने पीने की जो बर्तन हैं उन पर डिपॉजिट हो सकती हैं, राइट। हमारे हाथ पर आ गई, मान लीजिए सरफेस पे गिरी थी, हमने सरफेस को टच करा तो ये हमारे हाथ पे आ गई। या फिर डायरेक्ट ही हमारे क्या है, नेज़ल पाथ के थ्रू ये क्या कर सकती हैं, लंग्स तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा और देखिए दोस्तों, और क्या हो सकता है, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, ठीक है, अंडा, मीट या और कुछ खाने पीने की चीज़ें, वो माउथ में गई। हमने पानी पिया इन्फेक्टेड वाला, वो भी कहाँ पहुँचा? माउथ तक पहुँचा। हमारे जो बर्तन इन्फेक्टेड हो चुके थे उनको हमने माउथ से टच कराया, हमारे जो हाथ इन्फेक्टेड हो चुके थे वो भी हमारे माउथ तक पहुँचे। जब माउथ तक पहुँचेंगे तो ओवरऑल ये बीमारियां अपने अपने डेस्टिनेटेड ऑर्गन तक पहुँचेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लंग्स दिखा दिया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। हमारा एक फिजिकल बैरियर है जो हर किसी को हमारे पास तक आने से रोकता है, जिसका नाम है स्किन। अब स्किन से एंट्री किस किस तरीके से हो सकती है? स्किन का काम तो था प्रोटेक्ट करना, लेकिन हमने तो क्या करा, उसको किसी न किसी तरीके से पिटाई करके शांत कर दिया। हमने ली एक सुई, स्किन के अंदर ज़बरदस्ती डाल दी, और उस इंजेक्शन पे क्या था, ऑलरेडी पैथोजन था। तो स्किन अगर रोकेगी भी ना तो वो रोक नहीं पाएगी, क्योंकि स्किन की रोकने की ताकत इंजेक्शन की ताकत से कम है, राइट। तो ध्यान रखिए कि जब अनइक्वल फोर्सेस लगते हैं तो एक्शन होता है। अब यहाँ पर स्किन जो रोक रही है वो फोर्स कम है, और वहीं पर पता चलता है कि इंजेक्शन की जो नीडल है वो जिस फोर्स के साथ प्रिक कर रही है वो ज़्यादा है।
तो भी हम अपने आप को बीमारी से नहीं बचा पाते। चोट लग गई किसी तरीके से तो हमारी स्किन डैमेज हो गई, अब वो क्या है, पैथोजन के लिए ओपन एंट्री का रास्ता बन गई। इसके अलावा हमने बोला कि देखिए सीधी सी बात है, ये मक्खी वक्खी काट रही है या कुछ भी है, इनके पास कोई पैथोजन है, जब ये स्टिंग करते हैं तो पैथोजन को हमारी बॉडी में इंसर्ट करके चले जाते हैं। एनिमल्स में हमने पहले ही आपको बोला था कि एनिमल्स भी वेक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे डॉग कैट में हमने क्या लिखा था, रेबीज़ लिखा था। दोस्तों सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो बीमारियां पहुंचती हैं वो वायरल भी हैं और बैक्टीरियल भी हैं। जब मैंने आपके सामने बीमारी का नाम लिया था गोनोरिया, तो गोनोरिया बैक्टीरिया से होने वाली एक सेक्सुअल डिजीज़ होती है, और एड्स तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वायरस से होने वाली सेक्सुअल डिजीज़ होती है। तो कुल मिलाकर के हमने कहा कि कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में हम इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से या संक्रमण वाली बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और ना केवल हम ग्रसित हो जाते हैं, हम किसी न किसी तरीके से माध्यम भी बन जाते हैं इन बीमारियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की क्लास आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों तो जब क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं, उसकी ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट ज़रूर लिखिए। दोस्तों आपने जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों अगर किसी तरीके का चेंज आप इस वीडियो में चाहते हैं, मेरे पास आया बायलिंगुअल के लिए, तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ बायलिंगुअल वीडियोस बनाने की, लैंग्वेज दोनों ही यूज़ करती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जनरली नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश में और साइंस की हिंदी में बहुत डिफरेंस होता है। साइंस में जो टर्म्स हैं हिंदी की, वो टोटली डिफरेंट हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है मैं हिंदी की टर्म्स इंट्रोड्यूस करती हूँ आप अपनी क्लास में, लेकिन अगर कोई इशू है तो फिर मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में हिंदी की टर्म्स यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम प्रैक्टिस सेक्शन की तरफ। तो बताते हैं आपको कि हमने अब तक की क्लास में क्या पढ़ा, क्या समझा। यहाँ हमने बात करी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने डिटेल तो आपको नहीं बताया था, लेकिन एक पीपीटी में मैंने आपके सामने दिखाया था कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। तो जब मैंने बैक्टीरिया वाला सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया था तो वहाँ ट्यूबरक्लोसिस का नाम था, राइट। तो ट्यूबरक्लोसिस कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। इसने बोला, इसके बाद बोला इन्फेक्शियस एजेंट्स विच गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ड्यू टू द स्नीजिंग आर कॉल्ड, उन्हें हम बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं फोमाइट्स। क्या नाम देते हैं, फोमाइट्स। देखिए जो एयर में आ गए, ठीक है, जो एयर में आ गए उनको एरोजोल बोलते हैं, जो सरफेस पे डिपॉजिट हो गए वो क्या कहलाते हैं, फोमाइट्स कहलाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड बाय देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होता है। अच्छा, वैसे तो एयर इनडायरेक्ट का ही एक तरीका है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द हेल्दी सेल्स आर कॉल्ड, अरे ऐसे तो नालायक कौन है, वायरस ही है सिर्फ, राइट। जो हेल्दी सेल के अंदर जाने के बाद ही मल्टीप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज तो वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। दोस्तों तैयारी चल रही है आपकी, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट सीरीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों जल्दी से जाइए और फटाफट हमारे गूगल ऐप पे आकर के क्या है, हमारा ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करिए। दोस्तों हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयारी जारी रखिए और सुनते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। दोस्तों मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए आपको लगातार टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, तो इसके लिए आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में वायरस से होने वाली बीमारियों के साथ।